भूटान, भारत का पड़ोसी देश, ऐसा देश जिसके साथ हमारे बॉर्डर खुले हुए हैं, ऐसा देश जहां आप किसी तरह की बंदिश के बिना बिना पासपोर्ट के एंटर कर सकते हैं। कोई भी आपके पास अपना इंडियन आईडी होना चाहिए। इस बार मैं भी भूटान में परिवार के साथ घूमने के लिए गया। एक अच्छा देश, छोटा सा देश, जहां सिर्फ 7 लाख लोग रहते हैं। जब आप बॉर्डर से एंटर कर रहे होंगे तो आपको पूरे रास्ते में चाय के बागान दिखाई देंगे। मैं जैसे ही आप बॉर्डर के अंदर एंटर करेंगे, एक शांत, साफ सुथरा, छोटा सा देश जहाँ पर सभी लोग डिसिप्लिन्ड हैं, आपकी वेलकम करने के लिए खड़े हैं। किसी को किसी से कोई खास मतलब नहीं, स्वतंत्र विचार वाले लोग, खान पान अलग, रहन सहन अलग, मगर फिर भी एक सुंदर देश, अच्छा देश। सिर्फ 7 लाख लोग तो रहते हैं वहाँ पे। भारत से कोई मुकाबला करना गलत होगा, जनसंख्या के मामले में भी, अलग रिसोर्सेज के मामले में भी। मगर अगले 25 मिनट में आपको मैं भूटान डिटेल में समझाने की, घुमाने की कोशिश करूँगा अपने इस छोटे से वीडियो से, जिसको कि मैंने 6 रात 7 दिनों में कवर किया है। भूटान जाने के कई रास्ते हैं, मगर हमने जो रास्ता चुना वो था बागडोगरा एयरपोर्ट पर। दिल्ली से हमने लैंड किया और वहाँ से बाई रोड जलगांव आ गए, इंडिया का लास्ट स्टॉपेज। वहाँ से हमने लैंड बॉर्डर क्रॉस किया। इस बॉर्डर को जब हमने क्रॉस किया तो पूरे रास्ते बागडोगरा से लेकर के जलगांव तक, और जब तक हम भूटान के अंदर नहीं एंटर किए, पूरे रास्ते में चाय की खेती हो रखी थी। चाय के बागान थे जो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इस रास्ते को भी लिया जा सकता है। बॉर्डर पे हमारे एसएसबी के जवान बैठे हुए हैं और उस तरफ उनके जवान, भूटानीज जवान बैठे हुए हैं। और एक सिंपल प्रोसेस जिसमें कि वहाँ के लोकल और जो डेली अप डाउन करते हैं फुनशिलिंग भूटान में, वो लोग उस लाइन में खड़े थे। हम लोगों ने भी वहाँ पर अपना आईडी दिखाया और ईजिली हमें एंट्री मिल गई 24 घंटे के लिए भूटान में रहने की। और जैसे ही हमने एंटर किया तो हम इनके पहले शहर, जिसका नाम था फुनशिलिंग, वहाँ पहुँच गए। और हमने वहाँ 24 घंटे बिताया और अगले दिन हमने इमिग्रेशन को कंप्लीट किया, सारे प्रोसेस दिया, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए और अगले 5 दिनों के लिए वीज़ा ले लिया। जो कि वीज़ा का एक प्रोसेस है और इसके एक चार्ज है, जिसकी कीमत पर डे की एडल्ट्स के लिए, इंडियन एडल्ट के लिए 1200 रुपये और बच्चों के लिए 600 रुपये है, जो पे करने के बाद हमने फुनशलिंग से आगे बढ़े। फुनशलिंग में हम पहले रात जिस होटल में रुके थे उसका नाम था होटल भूटान होम। एक ठीक ठाक होटल, 3 स्टार कैटेगरी को फुलफिल करता हुआ, इंटरनेशनल मानक को फुलफिल कर रहा था, अच्छा होटल था। किस बजट में था, क्या था, इतना तो मैं नहीं जानता इसके बारे में, क्योंकि हमने तो पूरा पैकेज लिया था और उसी पैकेज में सब कुछ इंक्लूड था। मगर होटल से जो व्यू आ रहा था, जो मेरे कमरे से व्यू आ रहा था, एक ब्यूटीफुल व्यू था। और उस व्यू को के लिए वो होटल सफिशिएंट था, जो भी वो चार्ज कर रहा था। आसपास की लोकेलिटी के यदि हम देखेंगे तो पाते थे कि बिल्कुल शांत देश, आबादी कम होना एक बहुत बड़ी वजह थी शांति की। कोई ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है, लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, किसी को कोई हड़बड़ी नहीं है। और हर तरफ सीनिक ब्यूटी, हर तरफ खूबसूरती, खूब सारे पेड़ लगे हुए और हजारों हजार की संख्या में पेड़, जिसको कि देख करके आपको सुकून मिलता है। ये मेरा रूम था जिसमें कि हम फर्स्ट नाइट रुके थे। और एक साधारण सा रूम, एक प्रॉपर स्पेस। घुसते घुसते मैं वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए थोड़ा सा अव्यवस्थित लग रहा है रूम, बट रूम एक ठीक रूम था। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े, फुनशिलिंग से थिम्फू की तरफ बढ़े, जो कि रास्ते में हमें पहला एक पॉइंट मिला घूमने का, जिसका नाम था 8 धर्मा काया स्तूपा ऑफ लॉर्ड बुद्धा। इसमें लॉर्ड बुद्धा के 8 स्तूपों को दिखाया गया है, जो कि एक बुद्धिस्ट तिब्बतियन कल्चर में काफ़ी महत्व रखता है। ये भगवान बुद्ध के बॉडी, स्पीच और माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। हर स्तूप का अलग नाम था। पहले स्तूप का नाम था लोटस ब्लूम स्तूपा, सेकंड का नाम था इनलाइटन स्तूपा, थर्ड का था नाम स्तूप ऑफ टर्निंग व्हील्स ऑफ धर्मा। इसी तरह से 8 स्तूप के नाम थे। यदि आपको डिटेल चाहिए होगा तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा किस स्तूप का क्या नाम था, क्या उसकी कहानी है। यहाँ से हम आगे बढ़े और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े, घने जंगल, विस्तृत जंगल, बीच में नदी बहनी शुरू हो चुकी थी और इतना सुंदर लग रहा था पूरा नज़ारा कि यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे पड़ोस में सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर इतना सुंदर एक देश भी मौजूद है, जहाँ पर आप इजीली एंटर कर सकते हैं, बहुत कम कोशिश और बहुत कम चीज़ें दे करके, बहुत कम रिसोर्सेज के साथ।
रोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन बने हुए हैं, कहीं कोई टूट फूट नहीं है, प्रॉपर जैसे रोड को होना चाहिए एक हिली कंट्री में उस तरह का रोड है। पूरे रास्ते में साइड में ध्वजा लगी हुई है, फ्लैग्स लगे हुए हैं, जो कि हमारे गाइड ने बताया कि जो व्हाइट कलर के फ्लैग्स लगे हुए हैं, कभी किसी की मौत हो जाती है गांव में तो लोग उनकी याद में 108 उस तरह के फ्लैग्स लगाते हैं। कलरफुल फ्लैग्स के पीछे क्या कहानी है इतना नहीं पता चला, बट जगह जगह फ्लैग्स लगे हुए थे, व्हाइट और कलरफुल दोनों तरह के, जो कि अपनी खूबसूरती बयां कर रहे थे और रोड की खूबसूरती ही बढ़ा रहे थे। हर तरफ ग्रीनरी, हर तरफ एक तरह का सेटिस्फैक्शन। और उसके बाद हम जो पहले जगह पहुंचे उसका नाम था डोचुला पास। डोचुला पास उनका सेकंड हाईएस्ट पास है भूटान का, जिसमें कि 108 स्तूप बने हुए हैं। ये पास भूटान के फोर्थ किंग ने 2003 में असमिया विद्रोह के खिलाफ जब उनके जीत हुई थी और उनके शहीद हुए सैनिकों और बहादुरी को और बलिदान को प्रतीक के रूप में इसको बनवाया था। अगर इस स्तूप के आसपास हम जाते हैं तो काफ़ी ठंड थी, मगर इसकी खूबसूरती और इसके आसपास का जो वेदर था और आसपास की बनावट थी, अपने में एक सारी कहानी बयां कर रही थी। देश का अपने जवानों के प्रति प्रेम, अपने जवानों के प्रति एक रिस्पेक्ट इस स्तूप को देख करके फील हो रहा था। इसके अपोजिट साइड में कुछ थोड़ी सी ट्रैकिंग करने के बाद कई गुफाएं थीं, जो तकरीबन 12 से 13 गुफाएं थीं। पूरी कहानी क्या है इन गुफाओं की, क्यों बनाया गया है, कोई खास हमारे गाइड ने इसको डिटेल में बताया नहीं, तो ज़्यादा पता चला भी नहीं। मगर इतना देख के लग रहा था कि ये हर गुफा के अंदर एक खास तरह के ड्रैगन्स बने हुए हैं, और उन ड्रैगन्स और ऐसा लगता था मॉन्क्स इसमें आकर के कोई प्रेयर वगैरह करते हैं या फिर कुछ खास तरह का एक माहौल था। बट बहुत डिटेल पता नहीं चला, मगर अच्छा लगा जा करके, अच्छा लगा। थोड़ी सी ट्रैकिंग करके भी एक सेटिस्फैक्शन मिला। वहीं पर एक कैफेटेरिया था जहां मैंने थोड़ा बहुत चाय कॉफ़ी लिया और हम आगे की ओर नए डेस्टिनेशन के लिए बढ़ गए। और डोचुला पास घंटे डेढ़ घंटे बिताने वाली एक जगह है, जहां पर बिताने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि आपने समय बर्बाद किया। इसके बाद हम आगे बढ़े फर्टिलिटी टेम्पल। विश्व में एक लौता फर्टिलिटी टेम्पल भूटान में ही है, और यहाँ तक पहुँचने के थोड़ी से रोड संकरी हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद जो नज़ारा देखने को मिलता है वो अद्भुत ही है। यहाँ पर थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ती है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और यहाँ के लोकल भाषा में फर्टिलिटी टेम्पल को चिमीलखांग कहते हैं, जो कि पुनाखा डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको कि 1499 में बनाया गया था। और इसमें लगभग 5 से 10 मिनट की ट्रैकिंग करने के बाद यहाँ तक जब पहुँचते हैं तो एक अजूबा देखने को मिलता है। पूरे रास्ते किलोमीटर्स में कैक्टस की खेती की गई है, ऐसा लगता है कैक्टस अपने आप उगे हैं या खेती की गई है। उसमें फूल लगे हुए हैं, फूल, इतने सारे फूल, रंग बिरंगे फूल। मैंने आज तक कभी कैक्टस में इतना फूल नहीं देखा था, अजूबा ही था। मतलब उसके बाद कहीं और नहीं दिखाई दिया, सिर्फ इसी लोकेलिटी में कैक्टस में फूल दिखाई दे रहे थे। क्या कहानी है, क्या मान्यता है, नहीं पता, बट फूल दिख रहे थे। ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये फर्टिलिटी टेम्पल है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो अंदर हमने वीडियोग्राफी नहीं की एज पर द रूल। वो अंदर एक फ्लास्क रखा हुआ है, जिसको जिसको लेकर के लेडीज को ब्लेस किया जाता है, और उसी को लेके लेडीज चक्कर लगाती हैं मंदिर के चारों तरफ। और माना जाता है कि ऐसा करने से वो, उनको यदि बच्चों की ज़रूरत है, बच्चे चाहती हैं, तो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उन्हें पुत्र और पुत्री प्राप्ति हो जाती है। उसके उन्होंने प्रूफ्स रखे हुए थे, बहुत तरह के फोटोग्राफ्स रखे हुए थे, और उसके आसपास एक पीपल का पेड़ था, और भी बहुत कुछ थे जो कि देख करके अट्रैक्शन होता था, और एक बार जाना चाहिए। मगर हर जगह जाने की एक कीमत है, हर जगह जाने का एक फीस है जो आपको पे करना पड़ता है एंट्री के टाइम पर। उसके बाद हम और आगे बढ़े और हम इनके पुराने कैपिटल पुनाखा पहुंचे, जहां पे हमने पुनाखा डोजोंग देखा। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं पुनाखा डोजोंग के हैं, और जो नदी देख रहे थे, उस नदी का नाम था पू नदी और चो मो नदी। एक मेल रिवर है, एक फीमेल रिवर है। जो फीमेल रिवर है वो शांत है, मेल रिवर थोड़ा सा एग्रेसिव है, जिसके अंदर राफ्टिंग भी होती है। ये भूटान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा डोजोंग है। इस किले के लिए तिब्बतियों से कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं इन लोगों ने। यहाँ का ड्रेस कोड भी है जो कि हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। कंधे और घुटने ढके होने चाहिए। ये
भूटान का एंशियंट कैपिटल भी होता था, और ये ब्यूटीफुल जगह है, एक लंबा समय गुजारने वाली एक जगह। उसके बाद हम इनके सस्पेंशन ब्रिज पे पहुंचे। पूरे रास्ते में सस्पेंशन ब्रिज थे, बहुत सारे सस्पेंशन ब्रिज, मगर जो मेन सस्पेंशन ब्रिज था जिसको कि देखने के लिए लोग जाते हैं, वो पूचोंग नदी के ऊपर था, जो कि एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ता था, मतलब पुनाखा को अदर सिटीज से जोड़ता था। और अप्रोक्सीमेटली इसकी जो लंबाई थी 180 मीटर के आसपास थी। अ, इसके बीच में जब पहुंचते तो ऐसा लगता है कि ये पूरा पूरा पुल उल्टा हो जाएगा, लटक जाएगा, मगर इतना स्ट्रांग बना हुआ, इतना पुराना बना हुआ है कि इस पर लोगों का ट्रस्ट भी है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बहुत आनंद आया इसको एक बार क्रॉस करके। और वापस इसमें जब वापस आया, हम दूसरी तरफ गए तो हमने उधर उधर कुछ ना कुछ खाया पिया भी, और उसका भी एक अपना आनंद था। उसके बाद फाइनली हम थिम्पू सिटी अपने होटल लौट गए, और नेक्स्ट डे का हमने ट्रिप स्टार्ट किया बुद्धा स्टैचू के साथ। बुद्धा का स्टैचू जो है 54 मीटर टॉल सिटिंग स्टैचू, विश्व में अपने में एक देखने, विश्व में एक इम्पोर्टेंस रखता है। ये 2015 में बनाया गया था, और इसको चौथे राजा के 60th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इस स्टैचू के अंदर 1 लाख छोटे छोटे स्मॉल बुद्धास के स्टैचू भी रखे गए हैं, जो देखकर बहुत सुंदर लगते हैं। ये दूर से, बहुत दूर से अगर आप रोड से क्रॉस करें तो भी ये स्टैचू दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ बौद्धिस्ट फेस्टिवल चल रहा था, ये लगभग 21 दिन का, जिसके लास्ट के 3 दिन एक्सटेंशन थे, या फिर 3 दिन और बचे थे, जिसके लिए भूटान के जगह जगह से लोग आकर के यहाँ पर चैंटिंग कर रहे थे और अलग अलग तरह से पूजा अर्चना कर रहे थे। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, जब लोग यहाँ बैठे हुए थे और इस कल्चर को फॉलो कर रहे थे, तो ये लोग चैंटिंग कर रहे थे, और माला को उन्होंने लेफ्ट हैंड में पकड़ा था। इंडियन कल्चर में और हिंदू कल्चर में माला जनरली राइट हैंड में पकड़ के चैंटिंग की जाती है, ये लोग लेफ्ट हैंड से कर रहे थे। तो एक अलग तरह का कल्चर था, अलग तरह की चीज़ देखने को मिली, मगर हर तरफ एक स्पिरिचुअलिज्म और हर तरफ एक चैंटिंग की आवाज़, म्यूजिक की आवाज़, अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़े और इनके हमने नेशनल एनिमल को देखा, जिसका नाम था रॉयल टिकॉन। ये जो एक तरह का डियर जैसा देखने में लगता है, सिंपल सा एक जू कह लीजिए था ये, और जिसमें कि सिर्फ इनका एक टिकॉन था, रॉयल टिकॉन, और साथ में इनके एक नेशनल बर्ड भी रखी हुई थी वहाँ पर, जो कि काफ़ी संघर्ष करने के बाद हमें दिखाई दी। जनरली हम जू में जब जाते हैं तो जानवरों को बंद करके रखा हुआ होता है और लोगों को खुला घूम रहे होते हैं, मगर यहाँ उल्टा था। यहाँ पर जानवरों को खुला, जैसे कि नेशनल पार्क में तो छोड़ा गया होता, और लोगों के लिए अलग से रेलिंग बना करके, अलग से पैचेज बना करके अंदर जाने की व्यवस्था की गई थी, और ऊपर ऊपर आप ही इन जो भी जानवर थे वहाँ पर उसको देख सकते थे। बहुत सारे जानवर थे नहीं इनके, टिकैन के अलावा, टैकिन हो सकता है सही वर्ड हो, के अलावा ज़्यादा कोई जानवर था नहीं। साथ में अंदर ही अंदर यहाँ पे कैफेटेरिया वाला एक कल्चर है, जहाँ पर अंदर एक छोटा सा कैफेटेरिया था, और लगभग 20-25 मिनट का समय लगा और हम इसको देख करके बाहर निकल गए। हम जो अपने अगले डेस्टिनेशन पे पहुंचे, इसके हमने बहुत वीडियोस मैंने आज तक देखे थे यूट्यूब पे, वो था सिंपली भूटान। ये एक तरह का म्यूजियम है, लिविंग म्यूजियम है, जहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव था। एंट्री करते हुए हमें एक उनका लोकल वाइन पिलाया गया, और साथ में हमें एक वहाँ का डांस दिखाया गया। इस डांस को लोग घर को बनाते समय किया जाने वाले डांस के रूप में इन्होंने हमें प्रदर्शित किया। कहा कि उस समय हम लोग इस तरह के डांस और इस तरह की म्यूजिक गाते हैं, और अलग अलग के इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे, जिसको आप बजा करके, तलवार रखा था जिसको ले करके आप फोटो खिंचवा सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट पड़ाव की तरफ पहुँचे, जहाँ पर इन्होंने इनके अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए अपने लोगों के द्वारा अपने कॉस्ट्यूम पहन के, जो इनका कॉस्ट्यूम होता है, जो इनका ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म कह लीजिए, ड्रेस कह लीजिए, पहन के इन्होंने डांस किया, और बहुत सुंदर डांस था, बहुत शालीन तरीके से डांस किया जा रहा था। और उसके बाद जो गेस्ट आए हुए थे उनसे भी कहा गया, यदि आप लोग भी इस डांस को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हमारा एक ग्रुप था, कोई 15 लोगों का, तो सारे लोग स्टेज पे उतर गए और उन्होंने उन कलाकारों के साथ डांस किया, जो कि एक अद्भुत नज़ारा था, अद्भुत एक्सपीरियंस था। सभी ने बहुत एंजॉय किया, और एक लिविंग म्यूजियम को रियल में
लिविंग बना रखा था, बहुत विशाल नहीं है, बहुत छोटा सा है। और उसके बाद लास्ट में उनका जो नेशनल गेम है आर्चरी, उसको इन्होंने हमें प्रैक्टिस करने के लिए या फिर हमें चलाने के लिए दिया, जो कि मज़ा आया, एक अच्छा अनुभव था। हम जब थिम्फू में थे और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि वहाँ पर ट्रैफिक लाइट नहीं है, जो भी ऑपरेट होता है वो ह्यूमन से होता है। तो ये भी एक देखने वाली जगह है। इतने ब्यूटीफुल तरीके से जो ऑफिसर था वो ट्रैफिक को मैनेज कर रहा था, इतने डिसिप्लिन लोग हैं कि बिल्कुल उनके एक एक इशारों को ध्यान से देख रहे थे। और अलग तरह के, जैसे इंडिया में जिस तरह के इशारे किए जाते हैं, जिस तरह से ट्रैफिक लाइट को ऑपरेट करने की कोशिश की, उस तरह से थोड़ा अलग था। अलग अलग तरह के हैंड मूवमेंट थे। और साथ में मुझे यहाँ पर एक इंडियन कार दिखाई दी जो कि गुड़गांव नंबर था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो लोग गुड़गांव से या इंडिया के अलग अलग लोकेशन से भी यहाँ पर ड्राइव करके जाते हैं। इसका मतलब जा पाना संभव है, और कुछ फीस देनी पड़ती होगी आई थिंक गाड़ी को ले जाने का। तो इसका मतलब गाड़ी से भी यदि आप आना चाहें भूटान, तो अपनी गाड़ी से भी ड्राइव करके आ सकते हैं और घूम सकते हैं। मगर मैं तो कहूँगा कि इन्हीं की गाड़ी और इन्हीं के ड्राइवर और गाइड को लेकर के ही चलना चाहिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि वो लोग थोड़ा थोड़ा अपने कल्चर के बारे में, अपने बारे में थोड़ा बताते रहते हैं, तो एक खुशी मिलती है जान करके नई चीज़ों को। जैसे कि हमारे गाइड ने, हमारे ड्राइवर ने बहुत कुछ बताया पूरे ट्रिप के दौरान, जो कि हम, हो सकता है अगर हम अपने आप घूमते तो नहीं उतना ही जान पाते। ऐसे भी अब घूम पाना अपने आप संभव नहीं है, गाइड तो एक रखना कंपलसरी कर दिया है वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो हम उसके बाद एक रिवर साइड गार्डन था जिसके अंदर कैफेटेरिया था, वहाँ पर हमने कैफेटेरिया में कुछ कॉफ़ी वगैरह पी, और बगल से एक सुंदर सी नदी गुजर रही थी, उसका आनंद लिया और आगे बढ़ गए पारो के लिए। पारो जाते के रास्ते में हमें पारो एयरपोर्ट दिखाई दिया, इनका पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छोटा सा एयरपोर्ट है, मगर इन्होंने इतना सुंदर बना रखा है कि उसकी फ़ोटो लेने लायक है। और मैंने कोशिश किया चलती हुई गाड़ी में वीडियो बनाने की, जितना बन पाया वो आपके सामने है। और जब हम थिम्पू से पारो के लिए बढ़ते हैं तो पूरे रास्ते में इतना सुंदर, एक तरफ नदी बह रही है, एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ रोड है। आप बोर नहीं हो सकते, आप नेचर्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इतना सुंदर, इतना सुंदर देख के लगता है, और कि आपको मन करेगा रुक के फ़ोटो भी खिंचवाएं। हमने किया भी वही काम, हमने फ़ोटो खिंचवाया। उसके बाद हम पहुँचे टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री अगले दिन। जो अभी आपने नक्शा देखा पीछे, वो नक्शा ही पूरा रूट है कि कैसे कैसे आप इस मोनेस्ट्री तक पहुंच सकते हैं। और एक लंबी ट्रैकिंग है, तकरीबन 6.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो शुरू भी मत कीजिएगा। एक बार शुरू करने के बाद वापस लौट पाना बहुत मुश्किल है, कोई रिसोर्सेज भी नहीं है वहाँ पर। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि आपको वहाँ तक कोई पहुँचा दे, बीच तक ले जाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत रिसोर्सेज हैं, मगर वो सब बेकार हैं। आपको चलना पैदल ही पड़ेगा, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, सैकड़ों हजारों सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, लंबी चढ़ाई करनी पड़ती है। लौटते समय बारिश होने लगी तो पूरा पूरा स्लिपरी हो गया था पूरा रास्ता। तो यदि आप इस मोनेस्ट्री को जाना चाहते हैं, जो कि मोस्ट फेमस मोनेस्ट्री है पूरे विश्व का, मैंने तो इसका नाम वर्षों से सुन रहा था, टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री, टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री। अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो इतनी प्रैक्टिस करके आइएगा कि इतनी चढ़ाई चढ़ सकें, उतना चढ़ाई उतर सकें, क्योंकि उतरना भी मुश्किल है यहाँ से, क्योंकि इतना सिंपल नहीं है उतरना। जब आप यहाँ पहुँचने वाले होते हैं, व्यू पॉइंट के बाद आपको एक छोटा सा झरना दिखाई देता है जो आपकी थकान को मिटाने की कोशिश करता है। थोड़ा सा और आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री का गेट आ जाता है, और इस गेट से जब आप एंटर करते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन और दूसरे जो आपके पास गैजेट्स हैं उसको वापस ले लिया जाता है। आपको फ़ोटोग्राफी की परमिशन बंद हो जाती है। घूमने के बाद, थकान ख़त्म करने के बाद हम फाइनली पारो में वापस लौटे अपने रिजॉर्ट में, अपने होटल में। रिजॉर्ट कहना तो बेवकूफ़ी होगी, एक साधारण सा होटल था, मुझे नहीं लगता इसको 3 स्टार की रेटिंग भी होगी, मगर व्यू बहुत अच्छा था यहाँ से, सुंदर व्यू था। जंगल में एक छोटा सा होटल, रोड से बहुत दूर, मार्केट से लगभग 9-10 किलोमीटर की ऊंचाई पर। मगर अगर आपके गाइड भी अगर और आपके टूर ट्रैवल वाले इसी होटल को रिकमेंड करें तो प्लीज़ स्ट्रांगली मना कीजिएगा कि मुझे यहाँ नहीं रुकना है। ऐसा होटल रुकवाइए जो कि मार्केट के आसपास है। उसके बाद हमने यहाँ से विदाई ली और सारे ग्रुप वालों ने मिलकर डांस किया। एक छैया छैया एक पॉपुलर सॉन्ग है जो कि बस पर इन्होंने चढ़ के डांस किया, जो ब्यूटीफुल और आनंददायक अनुभव था। सभी ने बहुत एंजॉय किया। लास्ट और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लोकेशनों में से एक चेलेला पास, हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ इन भूटान। यहाँ पर ये कनेक्ट करता है पारो को
हा वैली से। यदि आपने हा वैली का नाम नहीं सुना है तो हा वैली को सर्च कीजिएगा। अगली बार अगर मैं भूटान जाऊंगा तो हा वैली घूमना चाहूंगा। इतना सुंदर लोकेशन, इतना ब्यूटीफुल, इतनी ज़्यादा ठंड थी इस जगह पे कि यदि आप मेंटली रेडी होके नहीं पहुंचे हैं तो परेशान हो जाएंगे। ठंड के दिनों में लोगों ने बताया कि काफ़ी बर्फ़ जमी होती है यहाँ पर, और यहाँ पर उस समय पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं। इस समय अभी बर्फ़ पिघल चुकी थी, और यहाँ पर हिमालय के जोनी थारी, आई थिंक यही प्रोनाउंस है इसका, जोनी थारी या जोनी हारी, आई थिंक जोनी हारी पीक दिखाई देता है, जिसको कि देखने के लिए लोग, इस समय दिख नहीं रहा था, वो बादल थे, इस वजह से देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। इतना नैरो और इतना शार्प टर्न थे। उसके बाद हम फाइनली पहुंच गए फुनशिलिंग, जहाँ से हमें नेक्स्ट डे विदाई लेनी है। और वहाँ का रात का एक नज़ारा, कितनी शांति, कितने नियम से लोग जेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो कर रहे हैं, और एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि पहले आप चले जाइए क्योंकि आप पैदल चल रहे हैं। बस इतना ही। भूटान ट्रिप यहीं पर मेरा ख़त्म होता है। जितना ब्रीफ में हो सकता था मैंने बनाने की कोशिश की। बहुत ही जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, नए कंटेंट।